131 का प्रयोग क्यों करते? आई 131, जल्दी बोलो। थायराइड प्रॉब्लम के लिए, याद है? अच्छा, Na24 बोलो तो। या हाँ, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, रुधिर परिसंचरण, बहुत बढ़िया, तो याद है। कोबाल्ट 60 कैंसर के इलाज के लिए। अगर हम बोले P32 ल्यूकेमिया के लिए, ल्यूकेमिया याद है? तो P32, I131, Na24, कोबाल्ट 60, और कुछ था जी? आयरन, वो तो फिर क्या आ जाएगा? आयरन 59 ना कि 60? ये आपका हो जाएगा एनीमिया, अरक्तता। और कुछ पढ़ा थे क्या? कार्बन 14, जल्दी बोलो। कोई भी जैविक चीज है उसका क्या निकालना है? आयु। लेकिन यूरेनियम का 92 235, यूरेनियम 92, बोलो जल्दी। यूरेनियम 235, अरे यार लिखा जाओ। चट्टानों की आयु आपसे पूछेगा, बताओ पृथ्वी की आयु हम लोग निकाल पाए किससे? इसी से पता चला कि धरती कितना पुराना, इसी से, क्योंकि पृथ्वी चट्टान का बना, और चट्टान की आयु हम लोग यूरेनियम, ये पूरा बात हम लिखवा चुके थे, ज्यादातर क्वेश्चन इसी से आते। फिर आपको बोले थे रदरफोर्ड और सोडी के कितने नियम? 5। 5 में पहला नियम आपको याद होगा कि लगातार होता है, अपने आप होता है, इसमें तो कहीं दिक्कत नहीं है। हाँ बोलो। ताप और, हाँ, बाहरी ताप और बाहरी दाब से कोई प्रभाव नहीं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाहरी ताप और बाहरी दाब का प्रभाव नहीं पड़ता, इसका मतलब रासायनिक अभिक्रिया होता तो बाहरी ताप और दाब का प्रभाव पड़ता, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया ये है ही नहीं, ये है क्या? नाभिकीय अभिक्रिया, इसलिए इसका कोई प्रभाव। दूसरा नंबर हम लोग अल्फा निकाले थे, तीसरा नंबर बीटा, चौथा नंबर गामा, पांचवा नहीं पढ़ाए, नहीं पढ़ाए थे। अल्फा जब भी निकलता है, मुझे एक बात बताइए, अगर हम यहाँ लिख रहे हैं एक्स, यहाँ लिख रहे हैं जेड, यहाँ लिख रहे हैं ए, मतलब अगर बताओ कि हम पूछे कि इसमें प्रोटॉन कितना है, जेड, जेड है ना रे, और अगर हम पूछे आपसे कि बताइए इसका मास कितना है, ए मास है, और जेड क्या है? प्रोटॉन। अगर हम इससे अल्फा निकाल दें, एक अल्फा, तो आप बताइए कि जेड कितना कम होगा? 2 कम होगा, और ए कितना कम हो? 4 कम। दिमाग में आ रहा है ना? एक्स एक्स से रहेगा कि कुछ और हो जाए? अरे भाई, एटॉमिक नंबर बदल गया तो एटम भी बदल जाए। दिमाग में क्लियर है? अल्फा आपके समझ में आ जाएगा कि अल्फा में मास नंबर 4 कम होता है, यानी ऊपर वाला में 4 कम, जबकि नीचे वाला में 2 की कमी होती है। कब? जब एक अल्फा निकलता है, जब एक अल्फा निकलेगा, 2 अल्फा निकलेगा, तो नीचे 4 कम और ऊपर 4 दूनी, बहुत बढ़िया। फिर हम लोग गामा भी सीख लिए थे, गामा में आपको पढ़ाए थे कि ये जेड है, ये ए है, एक गामा निकल गया, तो गामा मतलब कागज, याद करो। तो गामा अगर निकलेगा तो गामा तो खुद ही मासलेस है, चार्जलेस है। गामा का कोई मास होता है? नहीं। चार्ज होता है? नहीं। वेव है, तरंग है, मतलब ना मास कम होगा, यानी कि एटम भी वही रहने वाला। यहां भी जेड और यहां भी, इसके निकलने से कोई प्रभाव नहीं, बस गामा रे निकल गया, मोर पेनिट्रेटिंग पावर था इसका। बीटा हम समझाना छोड़ देते हैं ना, याद है? तो बीटा अभी हम समझाते हैं। पहले क्या इस पर सवाल देंगे तो बना लोगे? 1-2 क्वेश्चन लिखिए पहले, जो आपके लिए हम लेके आए, बनाइए, उसके बाद आगे बढ़ते। कार्बन 614 में एक अल्फा पार्टिकल निकाल ली, सवाल कह रहा है क्या प्राप्त होगा? देखो ऐसे लिखेगा नहीं क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कैसे लिखेगा कि कार्बन 614 के एक रेडियो सक्रिय परमाणु से एक अल्फा कण निकलने के बाद प्राप्त होगा। 4 ऑप्शन। क्वेश्चन हम शॉर्ट में चल दी, क्वेश्चन समझ पाएंगे, लिखवा दें हम। कार्बन 614 के रेडियो सक्रिय परमाणु से, 612 लिखता था तो रेडियो सक्रिय है ही नहीं। रेडियो सक्रिय याद करो 20 तक वही होता है जिसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन से ज्यादा होता। जब भी 20 तक की बात करें, न्यूट्रॉन, अगर न्यूट्रॉन कितना है इसमें? टिकली माइनस पायल, न्यूट्रॉन है 8, लेकिन प्रोटॉन कितना? पैर वाला ही प्रोटॉन, तो प्रोटॉन से ज्यादा न्यूट्रॉन, इसका मतलब ये अनस्टेबल है कि स्टेबल? अनस्टेबल। अनस्टेबल है तो अल्फा कण निकलेगा। अल्फा कण जब तक स्टेबल नहीं हो तब तक निकलते रहेगा, तो अल्फा कण जो निकलेगा तो उसके निकलने के बाद क्या प्राप्त होगा? 4 ऑप्शन हम दे रहे हैं, या छोड़ो ऑप्शन, तुम ही बताओ क्या प्राप्त हो। पहले बताओ कि कार्बन कार्बन रहेगा कि कुछ और बन जाएगा? कुछ और। 6 बताओ कितना कम होगा? 2 कम, 4, आई 4 कम, 10। आप हमको एक बात बताइए कि 4 वाला तुम क्या जानते हो? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, मतलब 4 का मतलब बेरिलियम है, बोलो ना यार। इसमें प्रोटॉन कितना है? 4। न्यूट्रॉन कितना है? 10 - 4। अभी भी गड़बड़ है, फिर ही टूटेगा। खैर आगे टूटा टूटी नहीं करे उससे क्या मतलब है, हमको बस यही निकालना था प्राप्त क्या होगा, तो बेरिलियम 4 10 बना लेंगे। अगला क्वेश्चन, एक और सवाल दे रहे हैं। एक्स 92 235, एक गामा कण निकलने के बाद क्या बचेगा? बन जाएगा, यही होगा, इसमें कुछ चेंज होगा क्या? तो 92 235 जो दिया है वही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, गामा से कोई फर्क पड़ता नहीं। अब बीटा सीखते हैं। बीटा भी आपको लिखवाए थे, बीटा इमिशन। ये भी आपको हम समझाए थे कि अगर एक्स है, ये जेड है, ये ए है, अगर एक बीटा माइनस करेंगे तो पहले बीटा क्या होता है? सर बीटा का मतलब 0, सॉरी 1 और 0, इलेक्ट्रॉन है ना ये, मास तो इलेक्ट्रॉन को है नहीं, रिलेटिव मास 0 कर दिए। क्या रिलेटिव मास होता है अभी समझ में आ जाएगा। मास क्यों 0 कर दी? तो बीटा का मास 0 है, लेकिन एटॉमिक नंबर कितना है? एक कण तो निकल रहा,
तो एक यहां माइनस होगा, मिलेगा वाई, जेड बोलो जेड से एक कम हो जाएगा। हाँ यहाँ माइनस बनना है जी, चार्ज तो इसका एक कम ना है, और चार्ज इसका एक कम है। चार्ज नीचे चार्ज लिखते हैं, प्रोटॉन है नहीं इसमें, इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन में -1 चार्ज होता है, प्रोटॉन होता है +1 लिखते हैं माइनस, तो चार्ज एक बढ़ जाएगा, जबकि इसमें कोई चेंजिंग नहीं हो, यानी कि ऊपर में कोई चेंज नहीं, सेम रहेगा। और नीचे एक की वृद्धि, बहुत इंपॉर्टेंट है, परमाणु संख्या में एक की वृद्धि होना मतलब बीटा का निकलना। सवाल पूछता है, अभी हम सवाल कराते हैं आपसे, परमाणु संख्या में एक की वृद्धि होना मतलब बीटा का निकलना। अगर बोले परमाणु संख्या में 2 की कमी हुई, तो सर परमाणु संख्या 2 की कमी इसका मतलब अल्फा निकला, लेकिन परमाणु संख्या में एक की वृद्धि होना, अब परमाणु संख्या में कोई ना वृद्धि ना कमी, तो गामा। बोलो इसी लाइन पर सवाल देंगे, बन जाएगा ना, एक की वृद्धि होना का अर्थ है बीटा का त्याग। बोलो ये बात तो समझ में आ गया। इसी पर एक सवाल देते हैं, बिहार में ड्राइवर का एक एग्जाम होता है, बिहार पुलिस का नहीं, बिहार सबऑर्डिनेट ड्राइवर होता है, जैसे मान लो कि जैसे बस उस चलाने वाला सबके, तो बिहार के ड्राइवर का एग्जाम होता है, उसका क्वेश्चन है, तो देखिए बड़ा बढ़िया क्वेश्चन दिया था, इतना बेहतरीन सवाल बीपीएससी तक में नहीं दिया है। हम उस सबका क्वेश्चन देखते भी नहीं थे, लेकिन एक लड़का सिलेक्शन हुआ, वैज्ञानिक नाम बोल देते उसको, तो वो बताया कि सर इसमें ये चीज आया है क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन दे क्या, देखिए क्वेश्चन, उसका नाम ही वैज्ञानिक धर दिए थे, धर दिए क्या था, रख दिए थे, हाँ भाई रख दिए। किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ में, किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ में से निम्नलिखित में से क्या निकालने से परमाणु संख्या में एक की कमी होती है। तो एकदम आसान सवाल है, हल्ला नहीं करेगा। बोलिए, ए में कौन कौन, अल्फा, अरे सही करेगा क्या, बी, और बहादुर तब सी, सी में है, देख लो इतना पढ़ाने के, डी, डी में है, बहुत बढ़िया, तो नारायण उत्तर सी है। ध्यान दो, होश में नहीं रहेगा ना, तो बीटा सोच रहा है, ये वृद्धि लिखेगा तब ना बीटा जी। सवाल देखिए, एक्स है, ये जेड है, और ये क्या है, ये बहुत सुंदर सवाल था, अल्फा छोड़ दिए, बोलो क्या बनेगा, एक अल्फा, तो वाई जेड में कितना कम होगा, 2, और इसमें कितना कम होगा, 4, हमको एक कमी करना है कि 2, इसका मतलब एक बार फिर क्या निकालो, बीटा। अगर बीटा निकालते हैं, ध्यान देना, जब बीटा निकलेगा तो बोलो वाई बन जाएगा जेड, परमाणु संख्या बोलो बीटा निकलने से एक बढ़ता है, तो -2 में एक जोड़ोगे तो, -2 में एक जोड़ोगे तो जल्दी बोलो, माइनस जेड -1, और ऊपर क्या है, a -4, इसमें तो कोई ऊपर में कोई छेड़छाड़ नहीं, देखो यहाँ ऊपर सेम रहेगा, नीचे एक बढ़ेगा, तो ऊपर सेम है, नीचे एक बढ़ गया। अब आप ये बताइए कि परमाणु संख्या में एक की कमी हुई कि नहीं, था कितना जेड, हो कितना गया, जेड -1, कब हुआ, जब अल्फा भी निकला बीटा भी निकला, तो आंसर दोनों हो। इतना बेहतरीन और मजेदार सवाल। आगे बढ़े, CHSL का सवाल है, पुराना ही सवाल है, कार्बन 614 माइनस अल्फा माइनस बीटा। सवाल ऐसे नहीं देगा, सवाल देगा कि कार्बन 614 के रेडियो सक्रिय परमाणु में से एक अल्फा और एक बीटा कण के त्याग के बाद प्राप्त होता है, ऑप्शन लिखना है सेम एग्जाम का, 6-12, बोलो जी क्या उत्तर होगा, है भाई, तो कार्बन 614
अल्फा माइनस कर दिए, बोलो क्या बचा? हम लोग एक करके करेंगे। कार्बन छोड़ो, कुछ भी आएगा बीच में हमको नहीं पता। 6 से कितना कम होगा? 4। तो 4 किस पर होता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। तो बेरिलियम। और यहाँ 14 में से 4 घटेगा तो 10। अब फिर बीटा एक करके निकालेंगे, फिर बीटा गामा ना तो गामा निकालें। बोलो एक बढ़ जाएगा नहीं तो? 4 से 1, बेरिलियम के बाद बोरोन, अब 5 और 10। बोलो इसमें प्रोटॉन कितना? 5। न्यूट्रॉन कितना? 10 - 5। इसका मतलब अब कुछ नहीं निकले। कार्बन 6 14, बोरोन 5 10 में बन जाए। हाँ या ना? तो आंसर बोरोन 5 10। आसान सवाल था, लेकिन आप एक बार करने सीख गए तो आपके लिए इजी ही होगा। एक एक करके करना, पहले अल्फा कर लो फिर बीटा। अल्फा जब भी निकलेगा तो नीचे 2 कम ऊपर 4 कम, बीटा जैसे निकलेगा नीचे 1 कम की वृद्धि वृद्धि, और ऊपर कोई कमी नहीं। और गामा में तो कुछ दिक्कत ही नहीं। हो गया? अब यहां बहुत बड़ी समस्या है। अब समस्या क्या है? बीटा इमिशन। इसमें दिक्कत क्या है? प्रॉब्लम क्या है? तो प्रॉब्लम आपको सोचना पड़ेगा, ध्यान दीजिए। हम आपसे ये कह रहे हैं कि आप ये चीज जानते हैं कि बीटा का मतलब -10 मतलब इलेक्ट्रॉन है। हाँ या ना? इलेक्ट्रॉन है सर। अच्छा, रेडियो सक्रिय किसका काम है? न्यूक्लियस का कि एटम का? किसका काम है? नाभिकीय कार्य। सर नाभिक में तो प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन तो बाहर घूम रहा है, ये तो नाभिक में है नहीं। तब नाभिक से इलेक्ट्रॉन कैसे निकल रहा है? सोचा। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कैसे निकल गया? बीटा मतलब इलेक्ट्रॉन। रेडियो एक्टिविटी या तो न्यूट्रॉन निकले भाई, प्रोटॉन निकले, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैसे निकल रहा है? ये बड़ा बात है। दूसरा समस्या क्या है? नाभिक रेस्ट में था, ऐसे निकला क्या? बीटा, इलेक्ट्रॉन निकला, नाभिक रेस्ट में था, जैसे बीटा ऐसे रेस्ट में है, कुछ निकल गया तो बताओ इमोशन में ना गया जी? ये बात समझते हो कि नहीं? हम जो बोल रहे हैं, हम जो रेस्ट में है, धीरे धीरे नहीं निकला कि इसका चेंज नहीं होगा कुछ। मोमेंटम कहते हैं मास गुना वेग को, संवेग। 27 तारीख से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाए, ध्यान से सुनो। रेस्ट में है, अचानक इससे कुछ निकले, जैसे बंदूक रेस्ट में है, अचानक फायर कर दिए, गोली आगे गया लेकिन बंदूक कहां चला जाएगा ना? लेकिन उस गोली को आगे निकालने के लिए आपको ट्रिगर दबाना पड़ेगा। ट्रिगर दबाया यानी आप बाहर से कोई बल लगाए, तो जाहिर सी बात है बल लगाओगे तो मोमेंटम यानी संवेग बदलेगा, न्यूटन का नियम। लेकिन यहाँ रेस्ट में है, बाहर से कौन गया नाभिक के अंदर? कोई नहीं, रेस्ट में है, पुचुक बीटा निकल गया। अब अचानक बीटा निकला, इसका मतलब मोशन में आ गया, तो भाई मोमेंटम कंजर्व ही नहीं रहा। संवेग संरक्षण बहुत बड़ा सिद्धांत, संवेग भी संरक्षित नहीं है, सारा नियम ही गलत हो गया। बीटा निकलने से एक तो नाभिक में बीटा है नहीं, इलेक्ट्रॉन है नहीं, बीटा मतलब इलेक्ट्रॉन, नाभिक में इलेक्ट्रॉन है नहीं, कैसे निकल गया? समस्या तो इसके साथ बहुत है, इलेक्ट्रॉन है नहीं बट निकल रहा है। सबका हालत खराब हो गया था रदरफोर्ड वगैरह कि अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं है, रदरफोर्ड बोला। यहाँ रदरफोर्ड स्टोरी दे रहा है कि उससे इलेक्ट्रॉन निकलता है, वो देख रहा है इलेक्ट्रॉन निकलते हुए। स्थिति खराब कि जब इलेक्ट्रॉन है नहीं तो इलेक्ट्रॉन निकल कैसे रहा? दूसरा था रेस्ट में, अचानक मोशन में आ गया, संवेग संरक्षित है कहां? और जब भी बीटा पार्टिकल निकलता है तो कई सारी एनर्जी भी निकलती है। चलो गामा निकला, एनर्जी निकला क्योंकि गामा खुद ही तरंग है, वेव है, वेव में एनर्जी होता है, कोई बात। लेकिन इलेक्ट्रॉन में एनर्जी कैसे निकल रहा? तो बात यहां 3-4 आ गया कि अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये बात समझ जाओगे तो ये बात अपने आप क्लियर हो जाए कि इलेक्ट्रॉन नहीं है कैसे निकल गया। ये बात खाली समझ गए तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, संवेग संरक्षण वगैरह सब। आइए समझाते हैं आपको, समझ पाए? 1 मिनट दे सोचने के लिए। क्वेश्चन 2 को है, आप सोचिए बहुत इत्मीनान से, फिर हम बताते हैं आपको। नाभिक में इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इलेक्ट्रॉन निकल कैसे रहा? जबकि ये नाभिकीय घटना है, सिंपल सी बात, बाहर से इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं। यही हो सकता है कि जितना चीज अभी तक पढ़े थे उसमें गलत हो जाए। न्यूट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 0। मास कितना होता है? 1। न्यूट्रॉन का चार्ज 0, मास। ये न्यूट्रॉन, बढ़िया सुनना मेरी बात को, देखो हम आपको पहले बताए थे, आप सोचते तो सोच लेते कि एटम है, एटम के बाहर इलेक्ट्रॉन है, छोड़ अंदर की बात करो। अंदर में प्रोटॉन और क्या है? न्यूट्रॉन। सब थोड़े अल्फा बीटा गामा निकालता है, निकालता वही है जिसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन से ज्यादा हो। हम हमेशा के लिए नहीं कह रहे, लेकिन 20 से कम के लिए तो ये बात लागू है। बाकी में भी न्यूट्रॉन ज्यादा होता है, लेकिन बहुत ज्यादा होता है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन से ज्यादा है तो आपको बताए थे कि अनस्टेबल होता है। आप पूछवे नहीं कि क्यों अनस्टेबल होता है? न्यूट्रॉन प्रोटॉन से ज्यादा है तो ही निकल जाता है। क्यों निकलता है? एक्चुअल में न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बराबर होना चाहता है। तो आपको ये बात उस समय हम बोले थे, भले तुम भूल गया होगा, कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन में और न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदलता है, ऐसा बोले थे हम। न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज होता है, न्यूट्रॉन अंदर प्रोटॉन बनते रहता है, न्यूट्रॉन फिक्स नहीं है। तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन बदल रहा है, तब तक बदलेगा जब तक कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन की संख्या के बराबर ना हो जाए। आप मुझे बताइए कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन बदलेगा तो प्रोटॉन का मास कितना? 1, लेकिन चार्ज कितना? +1 की -1? प्लस। बोलो 0 चार्ज से +1 चार्ज कैसे आ गया? चार्ज पहले नहीं था, मास 1 था तो 1 है, कहीं दिक्कत नहीं। लेकिन चार्ज पहले नहीं था, आवेश नहीं था, अब आवेश 1 आ गया प्लस में। तो इसका मतलब है कि अपने से एक ऐसा कण बनाएगा। न्यूट्रॉन जब भी प्रोटॉन बदलता है तो अपने से वो एक ऐसा कण बनाता है जिस कण का भार 0, क्योंकि भार तो पूरा है। अब चार्ज ये +1 हो गया तो यहां -1 रहता है। इसी को बोलते हैं बीटा।
और जाहिर सी बात है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बीटा -1 चार्ज है, मास 0 है, -1 चार्ज मास 0 तो इलेक्ट्रॉन का होता है, इसका मतलब है कि बीटा इलेक्ट्रॉन जैसा ही है, इलेक्ट्रॉन नहीं है। इलेक्ट्रॉन तो घूमता है, बीटा घूमता नहीं है, बीटा चुपचाप निकल जाता है। बीटा इलेक्ट्रॉन जैसा है, इलेक्ट्रॉन नहीं है। और जब भी न्यूट्रॉन प्रोटॉन बदलेगा तो मास तो बराबर है, तो इसका मास 0 होगा। इसका चार्ज 0 था, यहां +1 आ गया, तो +1 में क्या जोड़ोगे कि 0 आ जाए, -1। तो अपने से न्यूट्रॉन एक बीटा पार्टिकल बनाता है, हम लोग उसका नाम दिए, जो बनाया उसका नाम हम दिए बीटा। बीटा एक ऐसा कण हुआ जिसका चार्ज -1 है लेकिन मास 0। यहां देखो, अगर हम यहां बात करें आपसे कि बताइए इसका मास कितना है, तो मास ऊपर में लिखते हैं, चार्ज कितना है, चार्ज नीचे में लिखते हैं। यहां मास कितना है और चार्ज कितना है, +1। तो इसको, ये तो न्यूट्रलाइज है, लेकिन इसको न्यूट्रलाइज करना पड़े कि भाई 0 चार्ज से तो 0 ही निकलेगा। तब हम लोग एक ऐसा कण सोचते हैं, मतलब एक ऐसा कण निकलता है जिसका मास 0 है लेकिन चार्ज, अगर इस पे चार्ज है तो हम लोग पकड़ सके। बोलो बात क्लियर है, अरे हाँ या ना। तो बीटा कहां से निकला ये हम आपको बता दिए। ये हम क्या बताएंगे, रदरफोर्ड सोडिन बताया, सोचा कि भाई अंदर बीटा है नहीं इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता। अगर तुम ही सोचो अगर इलेक्ट्रॉन निकलता इसका नाम बीटा क्यों देते, हम इलेक्ट्रॉन बोलते। बीटा इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन जैसा, क्योंकि इसका भी मास -1 है 0, इलेक्ट्रॉन का भी तो इलेक्ट्रॉन जैसा है, इलेक्ट्रॉन नहीं। क्यों निकला, रीजन चार्ज को बैलेंस करना था। बात समझे कि नहीं, लिख लिए। ऐसा कब होगा, जब भी, हाँ जब भी न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से ज्यादा हो, तो हमेशा न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदलेगा, तब तक बदलता रहेगा जब तक क्यू बराबर ना हो जाए, और जब जब बदलेगा तब तक बीटा निकलेगा। तो बीटा इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन जैसा है, ये याद रखें। अब दूसरी बात, एक छोटी सी बात और समझा दें। एक तो बात था कि सर चार्ज कैसे अंदर से कैसे निकला, तो समझ में आ गया कि अंदर से भाई इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता, इलेक्ट्रॉन जैसा कुछ निकलता क्योंकि चार्ज को बराबर रखना। दूसरा बात मोमेंटम, सर मोमेंटम कैसे कंजर्व रहेगा, बीटा तो कुछ निकल गया, जैसे गोली आगे गया तो बंदूक पीछे गया ना, तो बीटा तो ये ऐसे है, बीटा आगे निकला, इसको हल्का पीछे जाना पड़ेगा। अरे बोलो, तो पीछे कौन ले जाएगा, पीछे ले जाने के लिए कुछ नहीं दिखा रदरफोर्ड सोडी को, कुछ नहीं दिखा। कहा कि देखो भाई एक एक्स है, ये जेड है, ये कोई भी एटम है, इससे एगो बीटा निकाल दिया। जैसे बीटा निकलेगा तो आप ये समझिए कि यहां पर वाई बनेगा, जेड में तो 1 की वृद्धि हो जाएगी, ए तो वही रहेगा क्योंकि बीटा का मास ही 0 होता है। लेकिन इतना ही नहीं होगा, ये रेस्ट में था, अचानक गोली आगे गया तो बंदूक को पीछे जाना हो, इसको पीछे ले जाने के लिए एक और कण आता है, और इस कण को क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन बदल रहा है। तो जब भी कोई बदलेगा तो अपना एंटी छोड़ता है, इसको बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो। वी पर बार, बार का मतलब एंटी, इसको न्यूट्रिनो बोलते हैं। अब एन से तो न्यूट्रॉन है और वी लिख दिए तो न्यूट्रिनो, आई एंटी। सर ये वाला कैसे दिखेगा सर, तो एक्चुअल में ऐसा कुछ निकला है नहीं, कोई पकड़ नहीं पाया, बस इसीलिए कि ये आगे गया तो पीछे गया, पीछे गया तो कहा पीछे ले जाने वाला कोई होगा। सब पूछा पीछे ले जाने वाला कौन है, बोला एंटी न्यूट्रिनो। कहा दिखाओ हमको, कहा कैसे दिखाएं, इसका मास होता ही नहीं, नजर नहीं आए। बोला कोई बात नहीं, चार्ज तो होगा, चमका दो। बोला नहीं नहीं बाबू, चार्ज भी नहीं होता। ये लीजिए, मतलब मर जाओ चाहे कुछ पाओ, ये तुमको पता तो चलेगा नहीं। मास रहेगा, चार्ज रहेगा तब ना दिखेगा जी, ना मास है ना चार्ज है, तो एंटी न्यूट्रिनो, किसी पर एंटी लगा देंगे, वो आपको दिखने वाला तो है नहीं। मतलब कुछ भी करके आदमी इसको पकड़ नहीं सकता। ऐसा बात है, रदरफोर्ड सोडी बोल दिया कि मासलेस है, तुमसे सवाल पूछेगा कि इनमें से किसमें द्रव्यमान रहित और आवेश रहित कण है, आंसर देगा फोटोन, एंटी न्यूट्रिनो, ए और बी दोनों, कोई नहीं, क्या आंसर होगा। तो याद रखना, आपको पिछला क्लास में बताया है, गामा, गामा का मतलब तरंग, तरंग में भी मास नहीं होता। और ऐसा है कि तुम गया सूरज के लाइट में, तुमको भारी लगने लगा, सूरज का प्रकाश भारी नहीं लगता, मतलब मास नहीं है। सूरज का प्रकाश में गए, करंट लग गया सर, नहीं, इसका मतलब उसमें चार्ज भी नहीं होता। तो फोटोन में मास और चार्ज नहीं होता, एंटी न्यूट्रिनो में चार्ज और मास नहीं होता, आंसर क्या होगा। याद रखना, दो कण ऐसा है जिसमें ना कोई चार्ज है ना कोई मास। कौन कौन है, फोटोन और एंटी न्यूट्रिनो, फोटोन और एंटी न्यूट्रिनो। क्वेश्चन दे दी, 4 ऑप्शन, ये वी लिखा हुआ है। तो आप ये समझिए कि नाभिक में इलेक्ट्रॉन नहीं है फिर भी इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, क्लियर है आपका कारण, आप समझ गए। क्योंकि जब भी न्यूट्रॉन बदलेगा तो एक एंटी पार्टिकल भी निकालेगा, एंटी न्यूट्रिनो। ऐसे ही एंटी इलेक्ट्रॉन भी होता है, एंटी प्रोटॉन भी होता है, सब चीज का एंटी पार्टिकल है, लेकिन एंटी पार्टिकल ना कोई देख सकता है, किसी भी प्रकार से आदमी उसको डिटेक्ट नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि ना उसमें मास है ना चार्ज, ये कॉन्सेप्ट है। ऐसा बहुत कॉन्सेप्ट फिजिक्स में पढ़ोगे, फिजिक्स में ये भी है कि सूरज और धरती के बीच में क्या है, बोल रहे सूरज और धरती के बीच में क्या है, हवा है, क्या है,
कहा क्या है? तुम तो गजब है, ये वो कह रहा हवा है। अंतरिक्ष में हवा है रे, अंतरिक्ष में हवा है जी। आप कैसे हवा बोल रहे हो? छोड़ो सूरज और धरती, तुम ये बताओ कि अंतरिक्ष में क्या है? देखो नालायक भारी पागल, अंतरिक्ष गैलेक्सी को नहीं कहते रे, वो यूनिवर्स में है। अंतरिक्ष मतलब जहां कुछ नहीं होता उसको अंतरिक्ष बोलते हैं। जहां धरती का या किसी का भी गुरुत्वाकर्षण फेल हो जाता है उसको अंतरिक्ष या स्पेस कहते हैं। तुम अभी पढ़ा ना कि शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष गए भारत की तरफ से, कहां गए? चांद पर चल गए कि दूसरा गैलेक्सी पहुंचा दिया नालायक उसको? बताओ, शुभांशु शुक्ला अभी एयरफोर्स के पायलट थे और किस कंपनी से गए जल्दी बताओ? कौन कंपनी उनको अंतरिक्ष भेजे? स्पेस एक्स कंपनी है। और मिशन का नाम बोलो। अपोलो रे नालायक, अरे अपोलो 11 2009 का मिशन सब। एक्सियम 4, और जल्दी बताओ एक्सियम 4 के जो प्रेसिडेंट जो अध्यक्ष कौन? जो सबसे ज्यादा देर तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला भी बनी, सबसे ज्यादा समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली, 385 दिन अंतरिक्ष में रही। तुम लोग ये सब जान रहा है कि नहीं? और सबसे ज्यादा दिन अंतरिक्ष में रहने वाले पुरुष कौन है? जो 1114 दिन अंतरिक्ष में रहे। 11 समझ रहा है? 3 या 9, 3 साल से ज्यादा अंतरिक्ष में। ये सब सवाल करंट अफेयर का है, और अगर आप क्लियर करना चाहते हैं तो वीडियो देख लेना, तुमको वीडियो में हम दे देंगे और एक एक चीज याद हो जाएगा। बहुत बेहतरीन तरीके से हम बना रहे हैं, आज भी बना देंगे वीडियो। करंट अफेयर आज कंप्लीट, कल तक करने का कोशिश करेंगे, परसों सारा वीडियो डाल देंगे। पहले ये बताओ, छोड़ो अभी, खैर नहीं जान रहे हो विटेकर महिला का नाम, खैर अभी ध्यान दो इधर। क्या बता रहा? हाँ, अंतरिक्ष में क्या है? कुछ नहीं। फिजिक्स कहता है जहां कुछ नहीं है वहां कुछ है, उसको ईथर बोलते हैं। तो ईथर कैसे दिखाई पड़ेगा? का ईथर न दिखता है, न मास, न चार, जाओ खोजते रहो। तुम सीधे पूछोगे दिखे कैसे, तो नहीं दिखता। ये भी फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है। जैसे तुम कोई धार्मिक आदमी से पूछोगे भगवान, क्या वो नहीं दिखता है? दिखता नहीं है। तो फिजिक्स को कहता है मेरे लिए भी फॉर्मूला तैयार है, ईथर नहीं दिखता है। एंटी न्यूट्रिनो है, दिखता? दिमाग में आ रहा है? लेकिन फिजिक्स के पास प्रूफ है कि है, तभी पीछे गया। एटम पीछे गया क्योंकि ये है। फिजिक्स के पास ये भी प्रूफ है कि धरती और चांद के बीच की दूरी, या कोई भी दो प्लेनेट, मतलब क्या कहते हैं उसको, हाँ, कोई भी दो सेलेस्टियल बॉडी या पिंड जिसको कहते हैं आप, आकाशीय पिंड के बीच में दूरी बढ़ रहा है, तो उसके बीच में जरूर कुछ होगा जो बढ़ा रहा है, धकेल दोनों। उस चीज का नाम ईथर बोल दिया। अब कोई कोई साइंटिस्ट ईथर को डार्क मैटर कहता है, ऐसा मैटर जो नजर नहीं आए। देखो मैटर तो दिखता है, डार्क मैटर नहीं दिखता। तो कोई कोई डार्क मैटर बोलेगा, कोई डार्क स्पेस बोलेगा, कोई ईथर बोलेगा, लेकिन प्रूफ है कि फैला तो बीच में जरूर कुछ हो। वैसे ही पीछे गया तो जरूर पीछे ले जाने वाला कोई हो। अरे बात समझ पा रहे हैं? ये याद रखना, फिजिक्स जो बोलेगा तुमको दिखे नहीं दिखे उसका प्रूफ देगा। धार्मिक आदमी प्रूफ नहीं देते, बस अपना मन में दिखा, कहेगा हमको दिख गया, तुमको नहीं दिखा, हम क्या करें? खैर बोलो, दिमाग में आ रहा है इतना सा? ये बात बना लोगे, द्रव्यमान रहित और आवेश रहित कण कौन है? फोटोन भी है, और जिस पर एंटी लग गया वो समझना द्रव्यमान और आवेश को कुछ दिखता उगता नहीं है। आगे बढ़े क्या? एक क्वेश्चन बनाइए, कार्बन 614 से एक बीटा कण निकालिए, बताइए क्या निकलेगा? कार्बन 614 छोड़ो, 92 238 से आप 2 अल्फा और 4 बीटा निकालिए, क्या बचेगा? ये बना लिया, समझो एकदम कंसेप्ट एकदम बिल्ट हो गया आपका। अब हम लोग 5वां नियम की ओर बढ़ते हैं, जिसको कहते हैं अर्ध आयु का नियम, dn/dt प्रोपोर्शनल टू t। बोलो जी, पहले 2 अल्फा निकालेंगे, एक के साथ साथ नहीं निकाल देना। अच्छा पहले ये कर लो, बोलो ये तो एक बढ़ जाएगा ना, बीटा निकलेगा तो एक बढ़ेगा, ऊपर कुछ नहीं हो, तो 7 नंबर किसका? नाइट्रोजन का आंसर हो। यानी कार्बन 614 से अगर एक नाइट्रोजन निकल गया तो स्टेबल हो जाता, फिर उससे कुछ निकलने वाला नहीं। आइए इसमें क्या करें, पहले हम लोग क्या निकाल लेंगे, एक एक करके, पहले 2 अल्फा निकाल लो। अच्छा 1 अल्फा निकलेगा दोस्त तो 4, 2 का कमी नीचे, 2 अल्फा निकलेगा तो 4, 88, हाँ या ना दोस्त? अच्छा 1 बीटा, 1 अल्फा निकलेगा तो ऊपर 4 का कमी, 4 दुनिया 8 का कमी, कितना? बहुत बढ़िया, 4 बीटा और निकाल दो। बोलो ऊपर वाला तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, ये हो गया जैसे कि जैसे। और 88 में 4 जोड़ोगे घटाओगे, 1 बीटा में 1 की वृद्धि, 4 बीटा में 4 की वृद्धि, 92 230, फिर यूरेनियम ही बन गया। इसी को बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म जब मेन सोर्स पढ़ोगे तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कहेगा कि ये जो देख रहे हैं इसका नाम भारत में, ऐसा रिएक्टर भारत में बनाया गया कि जिससे अल्फा निकले फिर बीटा निकल जाए, मतलब यूरेनियम दे फिर यूरेनियम में प्राप्त हो जाए। 92 नंबर किसका होता है? यूरेनियम का, फिर यूरेनियम में प्राप्त होता है, तो इसका नाम दिया अक्षय पात्र। अक्षय पात्र ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अक्षय पात्र भारत में ही बनाया गया। अब भारत में क्या है कि ऐसा न्यूक्लियर रिएक्टर बना देंगे कि बिजली बनेगा, यूरेनियम देंगे फिर यूरेनियम प्राप्त, कभी यूरेनियम घट भी नहीं करेगा। ये लीजिए बड़ा भयानक तो। हाँ बोलो क्या बोल रहा? का स्टेबल रहेगा, फिर कुछ बनाने लाना है। अक्षय पद स्टेबल कैसे रहेगा? जब तक न्यूट्रॉन बराबर नहीं होता तब तक नहीं, लेट बनेगा तब। तो आप ये समझिए, यूरेनियम दिए, यूरेनियम में प्राप्त हो गया, नाम क्या दिया इसका? अक्षय पात्र। मेंस में अक्षय पात्र के बारे में लिखने भी देता, तो बीपीएससी का मेंस में, तो आपको ध्यान रखना है अक्षय पात्र के बारे में। अक्षय पात्र क्या है? यूरेनियम दिए, यूरेनियम में प्राप्त होगी। अक्षय पात्र बेसिकली महाभारत का एक स्टोरी है। महाभारत में एक ऋषि थे दुर्वासा, दुर्वासा ऋषि मुनि है। ये बहुत क्रोधित आदमी, ये जब भी चलते थे तो अपने साथ 900 से लेकर 1000 से कम, 900 से ज्यादा ऋषि मुनि साथ इनके चलते थे, लगभग समझ लो 1000, 999 का मतलब 1000 से कम, 900 से ज्यादा इनके साथ इनके चेला चपाटा चलते थे। एक वही अपने हेड बॉस थे। और जब भी चलते थे तो कोई भी राजा के यहाँ कोई भी इनको आमंत्रण दिया, खाना वाना बनाना नहीं है इनको,
अपना गंगा जी किनारे गए, नहा धुआ लिए, कोई भी राजा के यहाँ खिलाओ जी। अगर राजा सही से सेवक नहीं किया, सेवा नहीं किया, तो सीधे शराब दे देते थे। बड़ा भयंकर था। और ऐसा शराब की समझो कि पूरा का पूरा खत्म। अभी एक बार ही आएगा, मतलब 1000 आदमी खाने आए। राजा के यहाँ तो कई सारे लोग हैं, भोज में कैसे बनता है खाना? राजा जब भी राजा के यहाँ खाना बनेगा तो एक आदमी खाना तो बनता नहीं था, पूरा महल के यहाँ खाना बनता था। हलवाई यहाँ आज भी संसद भवन चलता है तो हलवाई ही बैठते हैं। बिरजू थोड़े खाना बनाने जाता है वहां, आराम खोर। ध्यान दो, इसका देखो थ्योरी दिमाग अलग जगह टावर धर रहा है कि खाना पहले बताइए क्या बना रहा है। मेरा क्या हुआ कि युधिष्ठिर थे जंगल में, पांचों भाई। युधिष्ठिर देखे कि दुर्वासा ऋषि अपना नहा धुआ के आराम कर रहा है, पेट पे हाथ देके। युधिष्ठिर कहे कि हमारे यहाँ भी कभी खाने, ये ऋषि मुनि खिलाएंगे, पुण्य लगेगा। वो सोचे कि बोलेंगे कि तुम तो अभी अपने गरीब है, माल वाल है नहीं, जंगल में रह रहे हो, क्या खिलाओगे, छोड़ देंगे। दुर्वासा कहे ठीक है, शाम का नाश्ता तैयार रखना। अब नाश्ता मैंने खाना ही हुआ उनका। अभी बज गया है दोपहर, दोपहर में भागल भागल घर गए। द्रौपदी को कहे कि 1000 आदमी खाने आ रहा है, खाना घट गया तो श्राप दे देगा। द्रौपदी कहे ससुर मुहा, तुम्हारे कारण सब, तुमको समझ में आ रहा है यहाँ 5 आदमी का खाना नहीं है, अब तुम 1000 आदमी का खाना बोल रहे हो। तुम कभी जुआ खेले तो कभी कुछ गड़बड़ा दिया, नहीं डिस्टर्ब हो गया जी। अब 1000 आदमी का खाना शाम तक में बनाना है एक महिला को। ये अपना तुरंत अपना भाई को बुलाई, श्री कृष्ण भगवान के मुंह बोले भाई, तो कृष्ण को बुलाई कि क्या करे। कृष्ण बोले कि जो है दिल से बना दो। कहा क्या बना दे? बोला जो है वही बना। कहा घर में खाली दूध रखा हुआ है और चावल है वो एक दाना। अब लो सब चावल भी खत्म है, एक ही दाना चावल। तो कृष्ण कहे कोई बात नहीं, होकर खीर बना। अब सोचो कि एक पात्र में दूध में एक दाना चावल का खीर बना, वो भी गल ही जाएगा। बार बहादुर ये और फेरा दे रहा है। तो ध्यान दो, खीर बना, कहानी है तो कहानी तो सही, खीर बना। सबका हालत खराब है कि दुर्वासा शराब देगा ही, लेकिन कृष्ण मुस्कुरा। कृष्ण को एकदम धैर्य था, धीरज, किसी भी टेंशन में ज्यादा टेंशन नहीं लेते थे, मुस्कुराते थे। अब आप सोचिए कि 1000 आदमी बैठा हुआ है खाने के लिए, खीर दिया जा रहा। एक आदमी को खीर दिया, दूसरा को दिया, हजारों को दिया, लेकिन इसका खीर खत्म नहीं हुआ। अभी बड़ा बेजोर बात है, कहानी ना है तो कहानी में तो खीर को कुछ और दे दो तो वो खत्म नहीं हो। खैर 1000 आदमी खा लिए, खीर खत्म नहीं हुआ। वो पात्र को बाद में स्वर्ग ले जाया गया, इंद्र को दिया कि खाना नहीं बनाना, सबको खीर इसी से रोज खिलाते रहना। तो इस पात्र का ही नाम दिया अक्षय, मतलब जिसका क्षय नहीं होता। ऐसा कहानी है। और इसी पर जब देखे कि यूरेनियम दिया, यूरेनियम ही आ गया, तो इसका नाम क्या दिए? अक्षय पात्र। बोलो अगर ई भी बैकग्राउंड अगर डाल दोगे तो आपका आंसर बहुत बढ़िया होगा। पहले बोलो दिमाग में आ रहा है जी, अक्षय पात्र किसका देन है? भारत का। देखिए इसरो का ज्वाइंट वेंचर है। इसरो ने नाभिकीय संयंत्र में अक्षय पात्र की अवधारणा लाई। अब यहां से एक क्वेश्चन बन गया कि ई वाला कौन है सर, न्यूक्लियर रिएक्टर क्या है? तो बस यही सीखना है। लेकिन एगो 55 नंबर का थ्योरी, थोड़ा सा 55 5 लॉ था ना स्टडी का, तो 55 लॉ के बाद नाभिकीय संयंत्र ही पढ़ेंगे। और कल का क्लास न्यूक्लियर फ्यूजन हो, न्यूक्लियर फिजन हो, जो भी सवाल हो, परमाणु पाइल हो, चाहे जो भी हो, आपको समझ में आ जाएगा। एक छोटी सी बात, बस 55 नियम लिख लो। अच्छा 55 नियम का है dn/dt प्रोपोर्शनल टू n। सर ये क्या लिख दिए सर? तुमको याद करो कि हम कुछ दिन पहले डिफरेंशिएशन का मतलब समझाए थे। बोले थे नाखून भी बढ़ता है तो डिफरेंशिएशन से बढ़ता। जिस चीज का समय के साथ बदलाव हो रहा है उसको ऐसे लिखते हैं, समय के साथ। n क्या है सर? कोई भी रेडियो सक्रिय पदार्थ की मात्रा। कहता है समय के साथ बदलाव उस पदार्थ की मात्रा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब मात्रा ज्यादा है तो पदार्थ कम खत्म होगा, सॉरी ज्यादा पदार्थ है तो ज्यादा खत्म होगा, कम पदार्थ है तो कम खत्म होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको डेरिवेशन करेंगे। यहां डिफरेंशियल इक्वेशन लगाते, तुमको उतना मतलब नहीं है। आप ये समझिए कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। तुमको हम कहें कि 10 किलो खीर है, एक जगह 1000 किलो खीर है, पहले कौन खत्म होगा? जल्दी बनाओ। 10 किलो तो रेडियो सक्रिय में उल्टा, ई लेट से खत्म होगा, ई जल्दी खत्म होगा। क्या बोल रहे हैं? जितना ज्यादा है उतना ज्यादा उसके खत्म होने की दर है। ये क्या है सर? ये है खत्म होने की दर। ज्यादा है तो जल्दी जल्दी खत्म होगा, कम है तो कम। तुम सोचो, तुम अभी ना बोल दिया कि ई वाला पहले खत्म होगा, लेकिन आप सोचिए कि आपको एक 10 टकिया का नोट दे दे, कहीं जाओ, तुमको एक 10 टकिया का नोट दिए, कहीं जाओ घर, रास्ता में पानी पूरी लगा हुआ, तुम देखा, भागा, फिर कहा कि जाए दो, 10 रुपया है, कल काम आएगा, निकल गए। लेकिन दोनों पैकेट में 10 टकिया इतना भर दिए। अब पानी पूरी दिखा तो आपने क्या, 4 को है आओ भाई खर्चा करेगा, हाँ लगाओ जी पानी पूरी, क्योंकि गर्मी नहीं ज्यादा बोल रहा है। ज्यादा है तो जल्दी खत्म हो, कम है देर से। तुमको हम 1000 रुपया खाली 10 टकिया दिए पैकेट और उच्चा, तो पहले वही खर्चा होगा जल्दी। जैसे जैसे 1000 से 500 होगा, 1000 है तो 4 को दोस्त को खिला रहे हो, 500 हुआ तो खाली जिगरी दोस्त को खिलाओ, 100 हुआ तो खाली अपने मारेगा, 10 हुआ तो अपने भी न। ज्यादा है तो जल्दी खत्म, कम है तो देर से खत्म। यही जो देख रहे हो यही नियम है डार्विन का विकासवादी सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ चार्ल्स डार्विन। रेडियो सक्रिय पदार्थ में एकदम दिमाग में रखना कि ज्यादा है तो तेजी में जल्दी जल्दी खत्म हो, अगर ज्यादा पदार्थ है तो ज्यादा किरण निकल रहा है, अल्फा बीटा गामा मच मच, कम है तो ठुकुर ठुकुर। इसीलिए रखना, जितना ज्यादा मात्रा उतना ज्यादा क्षय की दर, यानी आप लिख लीजिए। अब ये तो तुमको याद नहीं भी रखना है, लेकिन अभी जो लिख रहे हैं ये याद रखना है कि रेडियो सक्रिय पदार्थ की क्षय की दर
के क्षय की दर उस पदार्थ की मात्रा के समानुपाती होता है। द रेट ऑफ डीके ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। अब डी बाई डी टी तुमको याद रखने की जरूरत नहीं है, हम बताए कि डी बाई डी टी क्या होता है, क्लास 12th में इसका पूरा पूरा डेरिवेशन होता है। रेट ऑफ डीके ऑफ रेडियो एक्टिव मैटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट। अरे अगर आप बढ़िया से सुने हो तो तुमको याद रहेगा, जितना पदार्थ उतना ज्यादा खत्म होगा, पदार्थ कम तो खत्म होने की दर भी कम, यानी ज्यादा बड़ा पदार्थ है तो उससे अल्फा बीटा गामा ज्यादा निकलेगा, कम है तो बहुत कम निकलेगा। दिमाग में आ रहा है? हेडिंग बनाइए हाफ लाइफ, अर्ध आयु। यही जो आप देख रहे हो ना, इसी से फॉर्मूला निकलता है डेरिवेशन करके 0.693 बटे के। लेकिन आपको उतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, दिमाग अभी उतना है भी नहीं, आपको भूल गए हैं। आप 12th में पढ़े थे आप, लेकिन भूल तो गए ही होंगे, इतना विश्वास भरोसा और उम्मीद है हमको। तो कल हम लोग अर्ध आयु और हाफ लाइफ करेंगे, आज इतना ही रहेगा, कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, गुड नाइट, सबक है।